हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं। हमने उनके लिए जो है लास्ट में वीडियो बनाई थी और जो चैप्टर हम कर रहे हैं उनके लिए वो है आवर्ती गुण यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है भाई, उसके अंदर हमने लास्ट जो वीडियो की थी उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने आप सबको दिया था। उसके आंसर मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मिले हैं, कुछ के मुझे नहीं मिले हैं। ये यूँ कहे कि बहुत कम मुझे उसके अंदर आंसर्स मिले हैं। चलिए मैं आपको आंसर उसका बता देती हूँ, बिकॉज़ जो पढ़ रहे हैं, रेगुलर जो वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें तो शायद रिक्वायर्ड होगी कि उसका आंसर क्या है। चलिए, सबसे पहली चीज़ कि मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि लिथियम, कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी वो बात की थी हमने आयनन ऊर्जा की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान जो है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ जाने पर साइज़ क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। ठीक है, साइज़ घट रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो वैसे वैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो बेरिलियम है उसका आयनन ऊर्जा का मान 899 है और जो बोरोन है उसका 801 है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने देखा कार्बन का था 1086 और जो नाइट्रोजन है उसका 1086 और इसका था 1402। ठीक है, ये चीज़ हमने नोट की, जबकि हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे तो इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में होना तो क्या चाहिए, बोरोन का तो बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो है वो तो यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन का जो है वो है 1314, सॉरी क्वेश्चन ये था 1314 कि बेरिलियम का जो है बोरोन से आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा कैसे है, और इसी तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से मान जो है, आयनन ऊर्जा का मान जो है वो ज़्यादा क्यों है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए। वो क्यों है भाई ज़्यादा, देख लीजिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बिल्कुल 4 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, बोरोन की होती है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 1s2 2s2 2p3। हाँ, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। अब देखिए, हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आपको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो कौन से शेल में है। ठीक है, इसमें है 2s में, इसमें है 2p में। ये 2s जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी कंडीशन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है भाई, ये है कंप्लीटली फिल्ड। इसी तरीके से इसमें 2p1 में है, ये कोई कम्प्लीटली फिल्ड है नहीं। बात करते हैं नाइट्रोजन की, ये है हाफ फिल्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर p ऑर्बिटल जो है वो p3 वाली कंडीशन है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के अंदर है 4, इसके अंदर कोई भी हाफ फिल्ड वाली कंडीशन नहीं है। हमें पता है कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड की जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ये स्टेबल है, इस वजह से अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करके इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके जो आयनन ऊर्जा या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के जो मान हैं वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। यानी जितना इनका होना चाहिए, यानी होना तो इनका इसके बेरिलियम का कम होना चाहिए बोरोन से, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों के मान जो है वो ज़्यादा हैं। आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वाई द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ beryllium is more than or is greater than boron and of nitrogen is greater than oxygen. ठीक है, why the value of ionization enthalpy of beryllium is greater than boron and of nitrogen is greater than oxygen। हिंदी में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेरिलियम की आयनन ऊर्जा का मान बोरोन से अधिक क्यों है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई,
और इसी तरीके से सेम क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान जो है ऑक्सीजन से अधिक क्यों है, स्पष्ट कीजिए। समझ आ गई ये चीज़? ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो इस तरीके से बनता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। ये था, हमने आयनन ऊर्जा की बात की थी, जिसने भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये थी आयनन ऊर्जा की बात। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारी नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, एक मिनट, विद्युत ऋणात्मकता से पहले है एक और पॉइंट जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हिंदी में इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी हमारा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हिंदी में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है भाई, आ जाइए अब इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आएगा बॉर्न हेबर साइकिल। इसके अंदर आएगी बॉर्न हेबर साइकिल, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट बॉर्न हेबर साइकिल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। चलिए, अब सबसे पहले आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता एक्चुअली में होती क्या है। होता क्या है कि हमने पढ़ा है अभी पीछे आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का बिल्कुल अपोजिट फॉर्म है क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा क्या थी, किसी भी एक गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो थी आयनन ऊर्जा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है या जो भी ऊर्जा निकलती है उसे कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता। फिर से सुन लीजिए, कोई भी एक गैसीय विलगित परमाणु है, मान लीजिए M है, पीछे हमने किया था कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है, इसमें क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डालने में या तो ऊर्जा लगती है या ऊर्जा निकलती है, यानी ऊर्जा या तो रिक्वायर्ड होती है या फिर क्या है, रिलीज़ होती है, उसे कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आ गई ये चीज़? बहुत इजी है। जैसे पीछे हमने किया था IE1 किया था, इसके अंदर होगा EA1, उसके अंदर था IE2, इसके अंदर होगा EA2। EA क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आ गई चीज़? बहुत इजी कंसेप्ट है। अब जो चीज़ आपको एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर याद रखनी है वो ये है कि भाई होता क्या है, जब भी कोई उदासीन यानी कि न्यूट्रल, जब भी कोई उदासीन यानी कि कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट या फिर कोई भी न्यूट्रल तत्व जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जब क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर ऐड किया जाता है भाई, उसके अंदर ऐड किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तो हमेशा क्या होता है, जब भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर या फिर कहीं न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जब भी ऐड किया जाता है तो हमेशा क्या होता है भाई, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब है रिलीज़ होती है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी कोई न्यूट्रल तत्व होगा, ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, जैसे हो गया ये Cl, इस पे मैंने माइनस नहीं लगाया, मैंने इसको लिखा है सिर्फ Cl। ये क्या है, एक तरीके से न्यूट्रल है, उदासीन है। ऐसे किसी भी परमाणु के अंदर जब भी क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है, यानी इसके अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसमें से हमेशा क्या होगी, ऊर्जा, एनर्जी उत्सर्जित होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टार लगा के लिख लीजिए कि होता क्या है भाई, जब भी कोई आयन के अंदर, जब भी कोई आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है तो ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता होती है।
ऊर्जा की हमेशा क्या होती है भाई, आवश्यकता यानी कि रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से सुन लीजिए, कोई भी आयन है उसके अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाएगा तो उसमें हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जो उदासीन तत्व होगा उसके अंदर क्या किया जाएगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन। अभी उदासीन है, इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला तो ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो गया। समझ आई ये चीज़, Cl माइनस हो गया। और ये क्या है, ये Cl, ये न्यूट्रल था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, Cl माइनस हो गया। यानी कि जब भी पहला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे है पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन में जब ऐड करवाया जाएगा तो हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और जब भी किसी आयन के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाएगा तो उसमें ऊर्जा की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा क्यों होता है भाई, अब देखिए ये पहले Cl था, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐड करवाया, ये बन गया Cl माइनस, ठीक है, ये थी इसकी EA1। अब मैंने क्या किया, इस Cl माइनस के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो ये क्या बन गया, Cl माइनस 2। अब इसमें तो क्या है, ऊर्जा क्या थी, उत्सर्जित हुई थी, इसमें ऊर्जा क्या थी, रिलीज़ हुई थी, एनर्जी इसके अंदर रिलीज़ हुई, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों रिक्वायर्ड होती है भाई, देखो पहले से ही इसके पास में नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, यानी ये भी नेगेटिव चार्ज वाला, इस पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों के नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है भाई, रिपल्शन होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, ठीक है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिस वजह से इसके अंदर अब हमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, ये कहलाएगी इसकी EA2। समझ आई ये चीज़, फिर से सुन लीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये उदासीन है, इस पर कोई तरीके का चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन आसानी से डल जाएगा और ऊर्जा की कुछ मात्रा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, रिलीज होगी। लेकिन जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl माइनस हो गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया है, जैसे इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज, और जो ये जो क्लोरीन है ये भी पहले से नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, जिस वजह से क्या होगा, इस बार हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा देनी पड़ेगी यानी कि इस बार आयन के अंदर ऊर्जा क्या होती है भाई, रिक्वायर्ड होती है। ये हो गया आपका कंसेप्ट, ठीक है भाई, बहुत इजी है ये, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके लिए, ठीक है, ये हमारी इतनी बात थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आपकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है भाई, स्टार कर लीजिएगा और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्धारण करने की विधियाँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्धारण करने की विधियाँ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ भाई, हेडिंग जो है मैं वो यहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि अभी जो है हम एक साइकिल बनाएंगे, जिस साइकिल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी स्पेस की। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्धारण की विधियाँ, ठीक है, हिंदी में इसको यही कहा गया है, इंग्लिश में होगा मेथड्स टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए भाई, अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण करने की विधि, और वो जो मेथड है जिससे हम निर्धारण करेंगे वो है बॉर्न हेबर साइकिल। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये किसने दी थी, ये जो साइकिल है ये सबसे पहले किसने दी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो साइकिल है साइंटिस्ट के नाम इसके अंदर पहले से ही दिए हुए हैं, किसने दी है, बॉर्न और हेबर ने दी है, ठीक है भाई। बॉर्न और हेबर ने ये जो साइकिल दी थी, पहली चीज़ इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो डायरेक्ट कोई भी मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसे इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इसे नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, इसे परोक्ष रूप से कैलकुलेट किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड से। जब हम बॉर्न हेबर साइकिल कैलकुलेट करेंगे
या जब हम बॉर्न हैबर साइकिल को पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको निकाल सकते हैं हम बॉर्न हैबर साइकिल से। उसी में से एक होगी हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता को कैलकुलेट करने के लिए कोई खुद का डायरेक्ट मेथड इसके अंदर नहीं है। चलिए भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो दी किसने थी भाई? बॉर्न तथा हैबर द्वारा, बॉर्न और हैबर द्वारा गिवन है। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, इसको हम समझेंगे एक बहुत इजी और बहुत सिंपल एग्जाम्पल से। ठीक है, जो कि है हमारी Na प्लस Cl2 आएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा NaCl। ठीक है भाई, Na जो है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म के अंदर है। क्लोरीन जो है वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। ठीक है भाई, Na किस फॉर्म के अंदर है? सॉलिड। क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर है। और जो हमारा NaCl बनेगा वो किस फॉर्म के अंदर होता है? सोडियम क्लोराइड। वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है भाई, अब देखिए होता क्या है, इस Na को इस Cl के साथ कंबाइन होकर NaCl बनाने में बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और वही सारे स्टेप हम करेंगे बॉर्न हैबर साइकिल के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 भी नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लगा देंगे हाफ। पता होगा ये हाफ से हाफ कट जाएगा, एक Cl बचेगा, वो एक Cl यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई चीज़ बताने वाली है। ये हाफ, ये एक मिनट हाफ को भूल जाइए आप फिर से। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 भी नहीं है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 1/2 और ये Cl2 वाला जो है ये दोनों कट हो जाएंगे, एक Cl बच जाएगा, 1 Cl, वो 1 Cl यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, इसके अंदर कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है। चलिए भाई, अब बात करते हैं जल्दी से जल्दी सी हम साइकिल के ऊपर। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 की बात। ठीक है, जो कि है गैसियस फॉर्म के अंदर। एक एक चीज़ को समझते जाइएगा, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करेंगे साइकिल वहीं ख़राब हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा आपको क्या किया गया है। सबसे पहले क्या है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है। देखिए, इन दोनों का जो है हमेशा अपनी एक ही फॉर्म में होना ज़रूरी है, यानी या तो ये भी सॉलिड में हो और ये भी सॉलिड में हो, या ये गैसियस हो ये गैसियस हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम जो सॉलिड के अंदर है उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसको सॉलिड से यानी कि ठोस से गैस में बदलने के लिए, ठोस से गैस में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या है, उसमें जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व। पहले तो प्रोसेस का नाम बताइए कि जब ठोस को गैस में बदलते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? ऊर्ध्वपातन, जिसे बोला जाता है सब्लिमेशन। और जो इस प्रोसेस में ऊर्जा रिक्वायर्ड होगी, ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी उसे क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। समझ आ गई? यानी हम क्या करते हैं, इस Na सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हमने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसके लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता थी वो हो गई प्लस हमने ऊर्जा दी है इसको, तो इसलिए प्लस। और S क्यों भाई? S किसके लिए? S होता है सब्लिमेशन एनर्जी। मैं साथ साथ लिखते जाती हूँ, S है सब्लिमेशन एनर्जी। और सब्लिमेशन एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ऊर्ध्व। भाई आप हिंदी देख लीजिएगा, मात्राएं वगैरह देख लीजिएगा। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है, एस क्यों लिखा गया? क्योंकि इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे सॉलिड से गैस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो है ये तो गैसियस फॉर्म में ही है, इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन हमें क्या करना है भाई, हमारे पास में दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो क्लोरीन एटम्स हैं, उसको हमें एक में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, दो है हमारे पास में, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, इन दोनों को क्या करेंगे हम? तोड़ेंगे। ठीक है, इनको तोड़ के अलग करेंगे जिससे एक Cl मिल जाएगा हमें, यानी दो क्लोरीन में से बॉन्ड तोड़ेंगे हमें एक Cl मिल जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की बॉन्ड को तोड़ेंगे। तोड़ना बॉन्ड क्या होता है? डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बंध तोड़ना जो होता है उसे कहा जाता है डिसोसिएशन एनर्जी। हिंदी में इसे बोला जाता है वियोजन ऊर्जा। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, आप सबको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जब भी बॉन्ड जो है, जब भी बॉन्ड बनता है
जब भी बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित होती है। ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है यानी रिलीज होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बॉन्ड बनता है यानी बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है तो ऊर्जा जो है एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता जब भी है, तो ऊर्जा क्या होती है भाई, रिक्वायर्ड होती है। ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ आई ये चीज़? यानी जब भी आप कोई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, मान लो आप कोई पत्थर है, पत्थर को आप तोड़ रहे हैं, तो ऊर्जा आपको खुद के अंदर ऊर्जा लानी पड़ेगी कि हाँ मुझे इस पत्थर को तोड़ना है, ठीक है। और जब भी बॉन्ड बनता है तो उस वक्त ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। Cl और Cl के बीच में से हमें बॉन्ड क्या करना है, तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ना है तो ऊर्जा क्या होगी, आवश्यकता होगी। यानी कि ये Cl है यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने एक Cl में इसको कन्वर्ट कर दिया और इसमें क्या है, प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। प्लस D करेंगे। अब देखिए हाफ मॉलिक्यूल है इसका, तो इसलिए यहाँ पे D/2 आ जाएगा। समझ आई ये चीज़? चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोनों गैसियस फॉर्म के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को आयनों में परिवर्तित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक क्रिस्टल लैटिस यानी कि एक NaCl क्या है, एक जालक है। इसको जालक में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, दोनों के ऊपर आयन होना चाहिए, या यूँ कहें कि दोनों के ऊपर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये Na है। Na कौन सी फॉर्म में होता है भाई, Na+ होता है, Na- होता है। ऑब्वियसली Na+ होता है, यानी कि हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से Na+ गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, इसमें से निकाल दिया। और वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा जो होती है, जो रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होती है, IE, जिसे कहा जाता है आयनन ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहा जाता है आयनन ऊर्जा। अब देखिए Cl है, Cl पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, नेगेटिव होता है, Cl+ होता है कि माइनस होता है, ऑब्वियसली Cl- होता है। तो अब क्या करेंगे हम भाई, इस Cl को Cl- में कन्वर्ट कर देंगे, ये गैसियस फॉर्म। अब देखिए Cl गैसियस एटम है, इसमें हमने इसे क्या कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर डाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन जो हमने डाला है उसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था, जिसके लिए हम पढ़ भी रहे हैं बॉन्ड हेबर साइकिल, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। और मैंने कहा था उदासीन परमाणु के अंदर या फिर उदासीन के अंदर जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है या रिक्वायर्ड होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसलिए इसके आगे लगेगा -EA, माइनस क्या लगेगा, EA, यानी माइनस। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या हो रही है भाई, उत्सर्जित हो रही है। इसमें ऊर्जा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही, इसलिए माइनस। बाकी सब में ऊर्जा रिक्वायर्ड थी इसलिए उसमें लग गया प्लस। चलिए भाई अब बात करते हैं आगे की। दोनों प्लस और माइनस बन गए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, दोनों अनंत दूरी पर है, ठीक है। ये Na+ अनंत दूरी पर है, Cl- अनंत दूरी पर है। जब भी दो आयनों को अनंत दूरी से लाकर, जब भी दो आयनों को अनंत दूरी से लाकर, एक मिनट में यहाँ पे बना देती हूँ, हाँ ठीक है। जब भी दो आयनों को अनंत दूरी से लाकर साथ में रखा जाता है और उनका एक जालक बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, यानी दोनों आयनों को पास लाए और उनका एक जालक बनाया। उनका एक जालक का मतलब लैटिस बनाया। लैटिस बनाने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है लैटिस एनर्जी और उसे U0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप बताएंगे मुझे इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस, क्यों? क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में बंध क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं।
हाँ जी, इन दोनों के बीच में Na और Cl के बीच में बंध बना रहे हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो प्लस लिखते हैं माइनस, बिल्कुल ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो लिखते हैं माइनस, इसलिए आएगी माइनस यू नॉट। यहाँ पे हम बंध तोड़ रहे थे तो ऊर्जा क्या है, रिक्वायर्ड थी, इसलिए प्लस आया था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बंध बना रहे हैं तभी तो NaCl बना है, बंध बना है इन दोनों के बीच में, इसलिए ऊर्जा हुई है उत्सर्जित। और जहाँ जहाँ ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वहाँ वहाँ हमने माइनस यू नॉट लिखा है। ये बन गया हमारे पास में NaCl। अब देखिए आप इस NaCl के पूरे प्रोसेस, आपने 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें जो की हैं उसको नॉर्मली माइनस क्यू की फॉर्म में, उसको नॉर्मली एक इक्वेशन लिख के माइनस क्यू डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर फॉर्म में लिखा जाता है तो ये माइनस क्यू की फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। ये माइनस क्यू क्या है, ये है ऊर्जा। अब ये ऊर्जा माइनस में क्यों आई भाई, क्योंकि बॉन्ड इनके बीच में क्या है, बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है जिस वजह से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको माइनस क्यू। माइनस क्यू अगर आपको नहीं समझ आया तो अभी आगे समझ आ जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए। इतना प्रोसेस मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। जल्दी से जल्दी मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले सॉलिड में था, इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए ऊर्ध्वाधर ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। ये जो है Cl2 थे, एक में हमें बनाना था, यानी एक ही Cl को काम में लेना था, तो हमें इनके बीच की बंध तोड़नी थी। बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए प्लस d/2। ये गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। अब इन दोनों को आयन में परिवर्तित करना है। Na पॉजिटिव में होता है, Cl नेगेटिव में होता है। Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जो कि है आयनन ऊर्जा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन बंधुता, और ये होगी माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसमें क्या है, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। चलिए भाई, अब बात करते हैं आगे। दोनों आयन हैं, दोनों आयनों को जोड़ के जब एक क्रिस्टल बनाया जाएगा, क्रिस्टल बनाया है ये, या फिर यूँ कहें कि जालक बनाया है, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस यानी कि यहाँ पे क्या बनाया है, जालक बनाया है। इसका जालक बनाने के लिए जो ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है यू नॉट। इसमें बंध बन रहा है, यहाँ पे बंध क्या है भाई, बन रहा है, इसलिए ऊर्जा इसके अंदर क्या होगी, उत्सर्जित, इसलिए माइनस यू नॉट में आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि माइनस क्यू क्या है। देखो होता क्या है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। होता क्या है, आपने ये जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया है ना, इसको माइनस क्यू के बराबर माना जाता है। यानी जब भी एक रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है तो इसमें हम एक एक चीज़ को नहीं लिखते हैं, इसमें डायरेक्ट माइनस क्यू लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू जो है, ये माइनस क्यू जो है वो किसके बराबर है भाई, वो बराबर है ऊर्ध्वाधर ऊर्जा के, वो बराबर है वियोजन ऊर्जा के, डिसोसिएशन एनर्जी के, वो बराबर है आयनन ऊर्जा के, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के, और वो बराबर है किसके भाई, इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, और वो बराबर है माइनस यू नॉट के, यानी जालक ऊर्जा के, ठीक है भाई। समझ आ गई ये चीज़। अब हमें इसमें से निकालनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को बिल्कुल सही लिखेंगे, S + d/2 प्लस IE माइनस EA, और ये प्लस माइनस माइनस यू नॉट, ठीक है। अब इसे निकालना है तो इसे ले जाएंगे यहाँ और इसे ले आएंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये माइनस का था, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये EA = S + d/2 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस यू नॉट, ये यहाँ माइनस का था, इस तरफ आ जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। समझ आ गई भाई चीज़। इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, जो कि है बहुत ज़्यादा इजी। अब मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देती हूँ सारी जो चीज़ें हैं। S हो गया, D हमने यहाँ क्या लिया था भाई, साथ साथ बोलिए, डिसोसिएशन एनर्जी, जिसे बोला जाता है वियोजन ऊर्जा, ठीक है, वियोजन ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम IE, जो कि है, सबको पता है IE क्या है, EA क्या है, यू नॉट लिख देती हूँ मैं, ये है जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जिसे बोला जाता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी,
चलिए भाई, ये हो गई है यहाँ पे बॉर्न हैबर साइकिल कंप्लीट। इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस है। जिनको भी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि चीज़ हमें समझ नहीं आई है, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली आपको समझा दिया जाएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।